वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज सेंट्रल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द 6 डे वॉर ऑफ मिडिल ईस्ट। वो कौन कौन से देश थे जो इस वॉर में इन्वॉल्व थे, इस वॉर का क्या रिज़ल्ट हुआ और उस रिज़ल्ट ने आने वाले समय के लिए इस पूरे रीजन की जियोपॉलिटिक्स को कैसे चेंज कर दिया। ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स जंप इनटू वीडियो। थोड़ा सा बैकग्राउंड एक चेक कर लेते हैं। लोकेशन थी मिडिल ईस्ट एशिया, जहाँ पर ये वॉर हुई। कौन कौन सी कंट्रीज़ इन्वॉल्व थे? दो साइड थे। एक साइड पर इज़राइल अकेले था, दूसरे साइड पर इजिप्ट, सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, ये कंट्रीज़ का ग्रुप था। और कब हुई ये वॉर? ये वॉर हुई 5 जून 1967 को शुरू हुआ और 10 जून 1967 आते आते ये वॉर ख़त्म हो गया। यानी एक हफ़्ता भी ये जंग नहीं चली, 6 दिन में ये वॉर शुरू होकर ख़त्म भी हो गई। और इसका नतीजा क्या हुआ? रिज़ल्ट ये रहा, इज़राइल इन सारी कंट्रीज़ से अकेले जीत गया। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी क्या कंडीशंस बनी कि इज़राइल इतने दुश्मनों से घिरा होने के बावजूद जीत गया। ये एक छोटा सा कार्टूनिस्ट डिपिक्शन है इसका कि इज़राइल चारों तरफ से अपने एनिमी कंट्रीज से घिरा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं मिडिल ईस्ट रीजन जो है वो कहाँ है वर्ल्ड में। तो ये एक डिपिक्शन है हमारे ग्लोब का। दिस इज़ आवर बिलव्ड कंट्री इंडिया। ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है। तो ये जो ग्रीन कलर में रीजन दिख रहा है, इसको हम नॉर्मली मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ कहते हैं। ये कोई फॉर्मल ग्रुप नहीं है, एक इनफॉर्मल ग्रुप है। और टाइम टू टाइम जियोपॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन चेंज होती रहती है। यानी इसमें कंट्रीज़ कभी ऐड होते रहते हैं, कभी सब्ट्रैक्ट होते रहते हैं। कभी टर्की इसका हिस्सा होगा, कभी नहीं होगा। कभी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान इसका हिस्सा होंगे, कभी नहीं होंगे। राइट। अभी हम फोकस करते हैं अपने मिडिल ईस्ट रीजन पर। ये एक मैप है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ का। सारी कंट्रीज़ को हम डिटेल में देखते हैं। अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, टर्की, लेबनान, फ़लस्तीन, इजिप्ट, इज़राइल, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। इन सारी कंट्रीज़ को एक साथ हम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ कहते हैं। और जो हमारा फोकस होगा इस वीडियो में वो होगा इस रीजन पर। इन सारी कंट्रीज़ ने वॉर में पार्टिसिपेट किया था, तो हमारा फोकस पर्टिकुलरली इसी रीजन पर होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं वो क्या कंडीशंस थी जिनकी वजह से ये वॉर स्टार्ट हुआ। तो हर कंट्री में, इराक में, इजिप्ट में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहे थे जिनकी वजह से ये वॉर स्टार्ट हुआ। इराक में सबसे पहले जानते हैं क्या हो रहा था। इराक में नई गवर्नमेंट बनी थी और उस नई गवर्नमेंट पर बाथ पार्टी, जो कि सीरिया की एक पार्टी थी, उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। क्यों इन्फ्लुएंस था? क्योंकि बाथ पार्टी जो थी वो अपने आप में ही एक मेजर पावर की तरह उभर कर आ रही थी सीरिया में। और उनका कुछ लेफ्टिस्ट व्यूज़ था, तो एक सोशलिस्ट पॉपुलैरिटी उनके साथ अटैच थी, जिसकी वजह से वो बहुत तेज़ी से उनकी पावर अपने देश में बढ़ती जा रही थी। और उसी का असर इराक पर भी था। इन जून 1967 ईरान के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने अनाउंस किया कि वी आर रेडी टू वाइप इज़राइल ऑफ द मैप। यानी उन्होंने ये तय किया कि हम इज़राइल को दुनिया के नक्शे से हटा देंगे। आगे बढ़ते हैं। सीरिया में देखते हैं क्या हो रहा था। सीरिया में जैसे आपकी अभी जिक्र हुआ बाथ पार्टी का, तो बाथ पार्टी 1966 में पावर में आ गई थी और वो कंटिन्यूसली फेवर कर रही थी अल फतह का। ये अल फतह क्या है? अल फतह एक पैलेस्टीनियन लिबरेशन मूवमेंट है जो उस समय बहुत एक्टिव था और इज़राइल के कट्टर विरोधी थे ये लोग। और ये जो अल फतह मूवमेंट था ये किसके लीडरशिप में था? ये था यासिर अराफात। एक बहुत फेमस नाम है, पैलेस्टीनियन लीडर हैं बहुत फेमस। जैसे हिंदुस्तान के लिए महात्मा गांधी हैं, फादर ऑफ नेशन, वैसे ही पैलेस्टीन के लिए यासिर अराफात हैं। तो यासिर अराफात के लीडरशिप में ये मूवमेंट दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था और
ये जो मूवमेंट था पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पैलेस्टीन की सारी पॉलिटिक्स लगभग यही ऑर्गेनाइजेशन तय करता था। और सीरिया ने इनके समर्थन में आकर इज़राइल पर गोलन हाइट्स से, अभी गोलन हाइट्स एरिया में दिखाऊंगा, गोलन हाइट्स से इन्होंने इज़राइल पर बम्बार्डिंग शुरू कर दी, रॉकेट्स लॉन्च करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट इजिप्ट को देखते हैं, इजिप्ट क्या कर रहा था। इजिप्ट में इस समय लीडर थे उनके कर्नल नासिर। ये एक बहुत ही फेमस लीडर थे और 1950s के टाइम से ही ये पॉलिटिक्स में एक्टिव थे। और ये कहीं ना कहीं एक जो अरेबियन कम्युनिटी है, जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं, उनका एक लीडर बनना चाह रहे थे, यानी एक ग्लोबल लेवल पर इनकी अपनी खुद की छाप बनाना चाह रहे थे। और काफ़ी हद तक वो इसमें कामयाब भी रहे। कैसे कामयाब रहे? उन्होंने अपने देश में ही, इजिप्ट में ही बहुत सारे काम किए, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी जो है बहुत तेज़ी से ग्रो करी। जैसे एक बहुत फेमस डैम है वहाँ पर, आसवान डैम, इसका कंस्ट्रक्शन कराया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और एम्प्लॉयमेंट और तमाम चीज़ें वहाँ पर आईं। और थाउजेंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ को सेटल कराया वहाँ पर, उनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसमें से ज़्यादातर कंपनीज जो थीं वो सरकारी थीं। तो इस वजह से वो चेंजेस ला रहे थे इजिप्ट में। और इजिप्ट में जो ये चेंजेस आ रहे थे, इसको उस वक्त पूरा अरेबियन वर्ल्ड, जो आसपास की कंट्रीज़ हैं, वो देख रहे थे। और जिस वजह से कर्नल नासिर की जो पॉपुलैरिटी थी वो दूसरे देशों में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज ओन पीपल ऑन हिम एंड ट्रस्ट ऑफ इराक एंड ईरान वॉज डिटरमाइंड टू अटैक इसराइल अगेन। यानी कर्नल नासिर पर उनके पब्लिक का, इजिप्शियन पब्लिक का जो ट्रस्ट था, और प्लस जो इराक और सीरिया ने उन्हें भरोसा जताया कि हम आपके साथ हैं, आप जो भी करेंगे उसमें आपका हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे। इसी का नतीजा था कि कर्नल नासिर ने तय किया कि हम इज़राइल पर दोबारा अटैक करेंगे। मैं दोबारा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इज़राइल और इजिप्ट एक वॉर पहले लड़ चुके हैं 1956 में, और इसी वजह से इजिप्ट की जो आर्मी थी वो मूव करने लगी सिनाई प्लेट्यू पर। सिनाई प्लेट्यू अभी मैप में देखेंगे। सिनाई प्लेट्यू एकदम बॉर्डर टच करता है इज़राइल के साथ, वहाँ पर इजिप्शियन आर्मी तैनात हुई। अब ओवरऑल देखते हैं क्या हो रहा था और कुछ। अब क्योंकि इज़राइल जो है उसको यूएसए का सपोर्ट था, ये हम जानते हैं, और आज भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। तो इज़राइल को क्योंकि यूएसए का सपोर्ट था, इसलिए यूएसएसआर, उस समय रशिया नहीं था, उस समय सोवियत संघ था, तो यूएसएसआर ने इजिप्ट का, सीरिया का और इराक का साथ देने का तय किया। और इन्होंने, यूएसएसआर ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा, बट इन्होंने इनडायरेक्टली एक हिंट दिया कि अगर वॉर होगा और यूएसए अगर वॉर में पार्टिसिपेट करता है तो हम आपकी मदद के लिए आएंगे। और ये सब कुछ देखते हुए जॉर्डन और लेबनान, ये दोनों कंट्रीज़ का भी मनोबल बहुत बढ़ गया। इन्होंने सोचा कि अब तो ये 3 देश हैं, ऊपर से यूएसएसआर का भी सपोर्ट है, तो मतलब इस बार हम इज़राइल को उड़ा ही देंगे। और तो जॉर्डन और लेबनान वो भी कूद गए इस जंग में। फिर इसके बाद सऊदी अरेबिया और अल्जीरिया ये चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। लेकिन अब जब गंगा बह रही है तो इन्होंने सोचा ठीक है हम भी हाथ धो लेते हैं। तो सऊदी अरेबिया और अल्जीरिया, इन्होंने बोला ठीक है, ये इज़राइल को मिटाने की जंग में हम भी आप लोगों के साथ हैं। अब देखते हैं इज़राइल इस सब के दौरान क्या कर रहा था। इज़राइल वॉज कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग ऑल दीज डेवलपमेंट्स, और इन सब चीज़ों को देखते हुए इज़राइल ने ये तय किया द बेस्ट डिफेंस इज़ अटैक फर्स्ट। और ये बहुत तेज़ी से उन्होंने ये तय किया कि हमको अटैक करना है। और 5 जून को इज़राइल ने अटैक कर दिया। कहाँ अटैक किया? इजिप्शियन एयरफोर्स पर। उनके कई बेसेस उड़ा दिए, उनको इजिप्शियन एयरफोर्स को बहुत नुकसान हुआ, जिसकी वजह से उनकी एक तरह से उनकी कमर टूट गई, जो मेन जो उनकी पावर थी इजिप्ट की। और ये मैसेज था, जो मैसेज बहुत तेज़ी से स्प्रेड हुआ पूरे अरेबियन कंट्रीज़ के लिए, और वहाँ से स्प्रेड हुआ ये पूरे वर्ल्ड में। यानी पहले दिन से ही पूरे वर्ल्ड इज़राइल की ताकत को देखने लगा था। अब इज़राइल ने क्योंकि इतना क्विक डिसीज़न लिया और उस पर भी बहुत तेज़ी से काम करना शुरू किया, इम्प्लीमेंटेशन बहुत फास्ट हुआ,
तो इतनी रिमार्केबल स्पीड से जब वो मूव करना शुरू किए तो उन्होंने गाज़ा स्ट्रिप को कैप्चर कर लिया, सिनाई प्लेट्यू जो कि इजिप्ट का पार्ट था उसको कैप्चर कर लिया, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम जो कि जॉर्डन का पार्ट थे उसको भी कैप्चर कर लिया, गोलन हाइट्स जो कि सीरिया का पार्ट था। सीरिया के पास एक एडवांटेज था क्योंकि ये ऊंचा हिस्सा था, तो वहाँ से इसराइल पर अटैक करना बहुत आसान हो जाता था, तो गोलन हाइट्स को भी सीरिया ने कैप्चर कर लिया। और गोलन हाइट्स से एक मूवी मुझे याद आ गई, द स्पाई, उसका मैं पोस्टर डाल दूंगा वीडियो में। उस मूवी को आप देख सकते हैं कि कैसे इसराइल ने एक अपने नॉर्मल सिविलियन को ट्रेन करके दूसरे देश में भेजा, किस लिए, स्पाइंग एक्टिविटीज़ के लिए, कि वहाँ जाओ और पता करके आओ कि गोलन हाइट्स को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं। उस स्पाई का नाम था एली कोहेन। अगर कभी टाइम मिले तो या तो उनके बारे में पढ़िएगा या वो मूवी आप देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। खैर, अरब्स हैड नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट यूएन सीज फायर ऑर्डर ऑफ 10 जून। मतलब देख रहे हैं आप, 5 जून को इसराइल ने अटैक शुरू किया है और 10 जून की बात है कि पूरा अरब वर्ल्ड इसराइल के आगे झुक गया और मजबूर हो गया कि ठीक है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं सीज़ फायर। ये थी इसराइल की पावर। ये मैप में देखते हैं एक बार कि ये इसराइल है और ये इजिप्ट है। अब ये इनके बीच में सिनाई है, और सिनाई किसका पार्ट था? इजिप्ट का। यहाँ पॉपुलेशन कौन सी रहती है? इजिप्शियन। तो अब इसराइल चाह ये रहा था कि अगर कल को इजिप्ट फिर से अटैक करे, इजिप्ट का फिर से प्लान बने कि हम इसराइल पर अटैक करते हैं, तो ये अटैक इसराइल के लैंड पर नहीं होगा, उनका लैंड पूरी तरीके से सेफ रहेगा ये लैंड। और ये वॉर कहाँ होगी अगली बार? सिनाई पर। यानी नुकसान किसका होगा? इजिप्ट का। इसी तरीके से जॉर्डन अगर चाहता है कि हम नुकसान करेंगे तो ये जंग कहाँ होगी? वेस्ट बैंक पे। सीरिया अगर चाहता है तो कहाँ होगी? गोलन हाइट्स पर। ये स्मार्ट गेम था इसराइल। इसके बाद दिस ऑल्सो ब्रॉट अ प्रॉब्लम फॉर इसराइल। इस वॉर में जीता तो, लेकिन इसराइल के साथ एक इशू भी हुआ। क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन अरब्स की जो कि इन कैप्चर टेरिटरीज़ में रह रही थी, वो डायरेक्टली इजरायली रूल के अंडर आ गई। तो उनको कंट्रोल करना, भाई उनको इसराइल ऐसा तो है नहीं कि रातों रात निकाल देता या मार देता, वो लोग वहीं पर रह रहे थे। तो उनको कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज था इसराइल के लिए। क्यों? क्योंकि वो इजरायली गवर्नमेंट को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते थे। अब ये जो वॉर था, इसका जो रिज़ल्ट था, दिस वाज अ ग्रेट ह्यूमिलिएशन फॉर अरब वर्ल्ड। मतलब पूरे अरब वर्ल्ड की नाक कट चुकी थी कि कैसे एक छोटे से देश ने इन 6 देशों के बड़े से ग्रुप को अकेले हरा दिया। चाहे हम ट्रूप्स की बात करें या एयरक्राफ्ट्स की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, नंबर में हमेशा अरब वर्ल्ड इसराइल से आगे था। इन सब चीज़ों के बावजूद इसराइल कामयाब रहा और अकेले इन सबको हराया। और जो कर्नल नासिर थे इजिप्ट के, उनकी पॉपुलैरिटी इस वॉर के बाद बहुत तेज़ी से गिरी, और वो पहले जितने बड़े लीडर थे उतने बड़े लीडर अब नहीं रह गए। अब जल्दी से एक चीज़ और चेक करते हैं कि वो क्या रीज़न थे जिसकी वजह से इसराइल जीत गया। इसराइल ने बहुत क्विक और स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लिया, बहुत जल्दी तय किया। जैसे उसको खबर मिली कि ऐसा ऐसा मूवमेंट हो रहा है कि सब कैप्चर करना चाह रहे हैं, चारों तरफ से घेर रहे हैं, तो इसराइल ने तुरंत तय किया कि ठीक है, हम एक डिसीज़न लेंगे स्ट्रॉन्ग। और वो स्ट्रॉन्ग डिसीज़न क्या था? तुरंत एक अग्रेसिव अटैक करना। फिर दूसरा, स्लो ट्रूप बिल्डअप बाय अरब कंट्रीज़। अरब कंट्रीज़ इसराइल की तरफ मूव कर रही थी बट विद अ वेरी स्लो पेस। इस वजह से इसराइल को टाइम मिल गया अब काफ़ी प्रिपरेशन का, काफ़ी स्ट्रैटेजी बनाने का। थर्ड, इजरायली एयरफोर्स सुपीरियरिटी। इजरायली एयरफोर्स, अब वो चाहे टेक्नोलॉजी के मामले में हो या एक्सपीरियंस के मामले में हो, इजिप्शियन उस समय अरब वर्ल्ड में जो सबसे सुप्रीम एयरफोर्स थी वो थी इजिप्शियन। और इजिप्शियन एयरफोर्स को भी इजरायली एयरफोर्स ने बहुत आराम से काउंटर कर लिया। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो बहुत अच्छी थी। फोर्थ, इनएडिक्वेट प्रिपरेशंस ऑफ अरब्स ने, जैसा अभी हमने पहले डिस्कस किया कि 3 कंट्रीज़ ने इनिशियली ये प्लान बनाया था कि हम अटैक करेंगे, फिर जॉर्डन ने
और फिर लेबनान ने ज्वाइन किया, फिर एट लास्ट सऊदी अरेबिया ने और अल्जीरिया ने भी ज्वाइन कर लिया। तो ये सब प्रिपेयर नहीं थे, वो बस बहती गंगा में हाथ धोने आए थे। लास्ट, लैक ऑफ कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन अमंग अरब कंट्रीज़। अब एक कोऑपरेशन की कमी थी। क्यों? क्योंकि उस समय अरब कंट्रीज़ में, अब जैसे आज जियो पॉलिटिक्स के केस में क्या होता है, पावरफुल कंट्रीज़ आपस में, उनकी आर्मीज़, उनकी नेवीज़, एयरफोर्स आपस में एक्सरसाइज करती हैं, जिस वजह से एक सेंस ऑफ कोऑपरेशन उनमें डेवलप होता है। वो उस समय ऐसा कुछ नहीं था। तो वो देश साथ में लड़ ज़रूर रहे थे, लेकिन उनकी जो फोर्सेस थी उनके बीच में ज़ीरो कोऑर्डिनेशन था और कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा गैप था। ये सब कलेक्टिव रीजंस थे जिसकी वजह से इज़राइल को जीत मिली। ये है उस मूवी का पोस्टर जिसकी मैं बात कर रहा था, द स्पाई। ये एक्टर एली कोहेन एक स्पाई थे, कहाँ के? इज़राइल के। तो उनका रोल प्ले कर रहे हैं। जब टाइम मिले इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। एंड थैंक यू फॉर द डे। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट करें, अपने दोस्तों से, परिवार के साथ ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच।